हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंडियन इकोनॉमी की है एंड टॉपिक है एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो सारे कॉन्सेप्ट है वो कवर कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने जीडीपी को कवर करा था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। 1000 से ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा। प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है, एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो इससे पहले हमने जीडीपी को कवर करा था। एंड जीडीपी में हमने सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स थी वो भी कवर कर लिया था। गुड्स देखे थे डिफरेंट टाइप के, देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि पता होना चाहिए कि जीडीपी एंड ऑल ये सब कौन से कॉन्सेप्ट बनेंगे, स्टॉक बनेंगे या फिर फ्लो वेरिएबल बनेंगे। ऐसे ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को देखा था हमने। जीडीपी को हमने इसकी सारी की सारी जो वर्ड्स हैं, ग्रॉस, डोमेस्टिक एंड प्रोडक्शन, इनका सबका मीनिंग क्या है इन सारे वर्ड्स का, उसको देखा था हमने, हर एक वर्ड को समझा था। देन उसके बाद विद एग्जांपल चाइना एंड इंडिया की एग्जांपल ली थी हमने। देन उसके बाद हमने जीडीपी का जो रियल एंड नॉमिनल कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट प्राइसेस और करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर जो भी जीडीपी का काउंट होता है, ये सब कवर करा था। देन उसके बाद इसके वैल्यू को, इसको कैलकुलेट करने के मेथड देखे थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज होना था तो वो हमने करंट न्यूज को देखा था। एंड और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स थी विद सम करंट अफेयर्स, हाँ हमने ये सारी चीजें कवर कर ली थी। तो आज की वीडियो से पहले आपने जीडीपी की वीडियो देखनी है, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो समझने से पहले आपको पहले वाली वीडियो देखनी होगी। एंड आज मैं करंट अफेयर्स नहीं करवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि अगस्त मंथ के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में कंपाइल कर रही हूँ एक ही पीडीएफ में। तो एक वीडियो में सारे के सारे अगस्त मंथ के जितने भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होंगे वो सारे के सारे कवर कर देंगे हम। अभी तक 2.5 वीक के ही मैंने कंपाइल करे हैं, तो जब पूरा मंथ का हो जाएगा, हो सकता है विद इन अ वीक, तो ये सारे के सारे करंट अफेयर्स इकोनॉमी के पूरे अगस्त मंथ में एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो आज की जो वीडियो रहेगी वो स्टैटिक पोर्शन के लिए ही रहेगी। सो सबसे पहला देखिए कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। जीडीपी हमने कवर कर लिया। आज हमने देखना है एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो जीडीपी में हमने क्या देखा था, हमने ये टर्म्स समझी थी, ये जो वर्ड्स का मीनिंग। जी का मतलब क्या था, ग्रॉस, दैट इज टोटल। डी का मतलब क्या था, डोमेस्टिक, दैट इज एक कंट्री के टेरिटरी की बात हो रही थी कि एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। एंड पी का मतलब क्या था, प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल की बात हो रही थी यहाँ पर कि एक ईयर में किसी भी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, है ना। एक कंट्री की बाउंड्री की बात हो रही थी कि इंडिया की सपोज जियोग्राफिकल बाउंड्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, तो वो हमारा जीडीपी था। तो अगर एनडीपी की बात करें, सो डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट ये तो सेम ही है। प्रोडक्ट भी अभी भी क्या है, गुड्स ही हैं, सर्विसेज ही हैं। डोमेस्टिक अगेन टेरिटरी की बात हो रही है, इट मीन्स कि जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात हो रही है, किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा उसकी बात हो रही है। नया क्या आया है, नेट। तो यहाँ पर नेट क्या है कि देखिए जो जीडीपी था उसमें भी हमने क्या देखा था कि मशीन्स, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में। बट जितने भी ये मशीन्स, बिल्डिंग्स या फिर व्हीकल्स वगैरह भी होंगे, या कोई भी एसेट है कंट्री का, है ना, वो हमेशा एक जैसा तो नहीं रहेगा, उसका यूज अप होगा। दीज एसेट्स विल गेट यूज्ड अप। इनको अगर बार बार किसी ना किसी रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है, बिल्डिंग की रेनोवेशन की जरूरत पड़ सकती है, मशीन को रिपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे व्हीकल्स को रिपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है। ये सारी चीजें क्या है, एक कंट्री का प्रोडक्शन बेस है। बट ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ओवर द ईयर ये आउटडेट हो सकते हैं। तो जितना भी वैल्यू लूज हो रहा है अभी एक साल में, है ना, जितने भी इन एसेट्स का वैल्यू लूज हो रहा है, एनडीपी बताता है कि कितना वैल्यू लूज हो रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी मशीनरी का, हमारी कंट्री की मशीनरी का इतना वैल्यू लूज हो चुका है। तो इस लॉस्ट वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किससे, जीडीपी से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जानना है कि हमारे कंट्री के कैपिटल एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्योंकि देखिए जो जीडीपी है वो एक्चुअल और रियल वैल्यू को नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करा गया है। इसमें रिपेयर की, मेंटेनेंस की, या फिर ये बात ही नहीं करी गई है कि एक जो मशीनरी है वो यूज होगी, उसकी रिपेयर के ऊपर भी कॉस्ट जाएगा, है ना।
तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करा गया है। अगर हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी की ट्रू वैल्यू को, इसके ट्रू प्रोडक्शन बेस को जानना है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है? ये जस्ट जो वैल्यू लूज हो चुकी है मशीनरी की, उस लॉस्ट वैल्यू को रिपेयर करने के लिए, अगर किसी मशीनरी को रिपेयर करने की, कोई खराब हुई है मशीनरी, रिपेयर करने के ऊपर जो भी कॉस्ट जा रहा है, उस मशीनरी को रिप्लेस करने में जो भी कॉस्ट जा रहा है, ओल्ड मशीनरी को, व्हीकल्स को, बिल्डिंग्स को मेंटेन करने में जो भी कॉस्ट जा रहा है, वो सारे का सारा कॉस्ट क्या होगा, उसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। सो इस डेप्रिसिएशन को हमने जीडीपी से हटा देना है, माइनस कर देना है, तो हमारे पास हमारी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर आ जाएगी। सो हमने क्या, एक तो किसी भी एसेट को रिपेयर करने में जो भी कॉस्ट जा रही है, उस मशीनरी और एसेट को रिप्लेस करने में जो कॉस्ट जा रही है, उसको मेंटेन करने में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना जा रहा है, ये सारी चीजें जब कंसिडर करी जाएंगी तो उनको बोला जाएगा, जो भी कॉस्ट होगी उसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को फिर माइनस करा जाएगा जीडीपी से, जो हमारा टोटल वैल्यू है, हमारी जीडीपी का जो टोटल वैल्यू है, उसमें से हमने ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल रही है रिपेयर करने में, उसको हमने हटा दिया। तो हमें पता चल गया कि अब हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बेस कितना है, अब हमारी कंट्री में कितने कैपिटल एसेट हैं, जो एक्चुअल कैपिटल एसेट हैं, अब हमें उसकी एक्चुअल पिक्चर पता चली जाएगी। इसलिए हमने बोला है नेट, कि एक्चुअल क्या है, रियल क्या है। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला बन गया, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और इसकी फिर डेफिनेशन क्या बन जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए अभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, कंट्री की टेरिटरी की बात हो रही है, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन और द वैल्यू लॉस्ट ड्यू टू डेप्रिसिएशन। जितनी भी वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से लॉस्ट हो चुकी है, उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास बन गया अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल। अब देखिए हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों, एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमें अपनी कंट्री का एक्चुअल ट्रू पिक्चर जानना है कि हमारी कंट्री का रियल प्रोडक्शन बेस कितना है। उसके साथ साथ ही हमें पता चलेगा कि हमारे कंट्री का सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है भी या नहीं। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सारे का सारा जितना भी अपना पैसा है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं कंट्री के, अभी ये किसी भी कंट्री की बात हो रही है, स्पेसिफिकली इंडिया की ही नहीं, हर एक कंट्री के लिए सेम ही चीज एप्लीकेबल है। तो मैं जस्ट इंडिया की एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है। सो देखिए हमारे पास सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जितना भी हमारा रिसोर्सेज है वो हम सारे डेप्रिसिएशन के ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी इन्वेस्टमेंट है रिपेयर करने के ऊपर, रिप्लेस करने के ऊपर ही जा रहे हैं, तो हमारे पास तो कुछ नया बन ही नहीं रहा है। जीडीपी क्या बताता है कि नया क्या बन रहा है ना, हमारी कंट्री में हर साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब उस प्रोडक्शन में कुछ नया भी तो आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पुरानी ही मशीनरी बार बार उसको ही रिपेयर करा जा रहा है, ऐसे तो वो एक पॉइंट में आके आउटडेट हो जाएगी, है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हमें ये देखना है कि क्या कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट हो भी रही है या नहीं, सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारी कंट्री का है भी या नहीं। और सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैसे रहेगा, इस डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद जितना पैसा, देखिए जितना पैसा, अब कुछ पैसा तो चला गया रिपेयर के ऊपर, है ना, जीडीपी से माइनस करा, कुछ पैसा चला गया रिपेयर के ऊपर, बाकी हमारे कंट्री के पास जितने भी पैसा बचा है, जो भी रिसोर्सेज बचे हैं, अब इन रिसोर्सेज को ही हमने न्यू प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हमें एनडीपी से ये भी पता चलता है कि अब हमारे पास डेप्रिसिएशन हटाने के बाद अब हमारे पास एक्चुअल में कितने रिसोर्सेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर न्यू प्रोडक्शन, नए प्रोडक्शन के लिए, नए कैपिटल एसेट बनाने के लिए। अगर हमें देखिए, अगर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, वो जस्ट जीडीपी को ही नहीं देखते हैं, उनको देखना होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसा होगा हमारे कंट्री में, हमने कहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, हमारा जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करने के लिए कितना मेंटेनेंस बजट होगा, ये सारी चीजें ही पॉलिसी मेकर्स देखते हैं। एंड ये चीजें देखने के लिए उनको एनडीपी का देखना पड़ता है, क्योंकि एनडीपी से ही तो ट्रू पिक्चर पता चलता है, उसी से ही तो पता चलता है कि मेंटेनेंस के ऊपर कितना बजट जा रहा है। एंड इस बजट को निकालने के बाद जो बचेगा वो ही न्यू इन्वेस्टमेंट के काम आएगा। एंड अगर कंट्री को, किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, उसकी अगर ग्रोथ के ऊपर हमें जाना है, उसको अगर ग्रो करना है, तो न्यू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर्स रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरानी ही मशीनरी जो है इरोड होती जा रही है, बस उसी को ही रिपेयर करते जा रहे हैं। तो ये काम देखिए कौन करता है, अब
इसके लिए हमें एक प्रॉपर डाटा चाहिए होगा। अगर हमें मेंटेनेंस बजट प्रिपेयर करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए होगा। ये डाटा कंपाइल कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, ये डाटा कंपाइल करेगा। एंड इस डाटा को रिलीज कौन करेगा? मॉस्पी। अब ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये डाटा रिलीज करता है एनडीपी का भी, जीडीपी का भी, जीवीए जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जितने भी नेशनल अकाउंटिंग की फिगर्स होती हैं वो सारा डाटा फिर ये मिनिस्ट्री रिलीज करती है, मॉस्पी। एंड इस डाटा को यूज करके फिर पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है उसके लिए एक क्लियर व्यू प्रिपेयर करते हैं, एक क्लियर पिक्चर तैयार करते हैं वो लोग, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हो कि जो एनडीपी है वो हमारी कंट्री में एक नेट एडिशन है? किसी भी इकोनॉमी में ये जो एनडीपी होगा नेट एडिशन होगा। नेट एडिशन कैसे होगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद, प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने के बाद जितना पैसा बच गया उसको हमने न्यू कैपिटल एसेट जनरेट करने में इन्वेस्ट करा। तो ये एक इकोनॉमी के लिए न्यू और नेट एडिशन होगा, जो एक्चुअल एडिशन होगा उस इकोनॉमी में। अब देखिए, आपने एक पॉइंट याद रखना है, लार्जर द गैप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी इक्वल्स मोर रिसोर्सेज फॉर मेंटेनेंस। वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर जितना ज्यादा देखिए जीडीपी में और एनडीपी में गैप बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो जस्ट ओल्ड एसेट्स को मेंटेन करने में ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीडीपी और एनडीपी में गैप इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना। क्योंकि जितना ज्यादा जीडीपी और एनडीपी में गैप होगा, इट मीन्स कि हमारे पास जो नेट बचेगा वो तो बहुत कम रह जाएगा। अगर वो कम रह जाएगा, इट मीन्स हमारे पास नया इन्वेस्ट करने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा ना, बहुत कम बचा। इट मीन्स जितना ज्यादा बड़ा गैप होगा उतना ही पैसा हम जस्ट ओल्ड एसेट्स को मेंटेन करने में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी हमारी कंट्री के लिए न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, वर्ड्स का डिफरेंस देखिए। जीडीपी एनडीपी में डोमेस्टिक सेम था, प्रोडक्ट सेम था, यहाँ पर भी प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अभी देखिए टर्म मेन क्या चेंज हो जाएगी, नेशनल की। वहां पर बात होती थी डोमेस्टिक की, और डोमेस्टिक की देखिए जीडीपी में डोमेस्टिक, एनडीपी में डोमेस्टिक। तो ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट थे दोनों, ये कंट्री की बाउंड्री की बात करते थे। बट जो जीएनपी एंड एनएनपी होगा दोनों में ही क्या आएगा वर्ड, नेशनल। तो ये बात करेगा नेशनैलिटी की और कंट्री के रेजिडेंट्स की, ना कि कंट्री की बाउंड्री की। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जीएनपी और एनएनपी ये दोनों ही कॉन्सेप्ट होंगे, ये बाउंड्री की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बाउंड्री नहीं आ जाएगी, यहाँ पर ये ट्रांस बाउंड्री कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब कि अब सारी कंट्रीज की बात हो रही है, बट कंट्रीज के साथ साथ हम कंट्री के नेशनल्स को देख रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को अभी समझते हैं। अच्छा, ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग देखिए रमेश सिंह की बुक को फॉलो कर रहे होंगे, एंड सम ऑफ यू माइट बी फॉलोइंग श्रीराम आईएएस और विवेक सिंह की बुक, है ना। तो जो रमेश सिंह की बुक है ना, उसमें थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है। बुक बहुत अच्छी है, मैंने उसको खुद फॉलो करा है अब तक, बट थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है जो आगे जाके हम समझेंगे। प्राइवेट रिमिटेंस का उसमें थोड़ा गलत बताया गया है, अदरवाइज कुछ भी उसमें गलत नहीं है बुक में। बट ये जो चीज है देखिए, विवेक सिंह की बुक और जो विवेक सिंह की इकोनॉमी की बुक है, और इसके साथ ही जो श्रीराम आईएएस की बुक, इनफैक्ट जो मेरा इंस्टीट्यूट था वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। इनफैक्ट मैंने गूगल पे कर लिया था, सेम ये जो बुक्स में बताया गया है एंड जो मेरे इंस्टीट्यूट का था वो सही है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां पर गलत है, तो प्लीज इसको आप खुद भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना अगर आपको डाउट आए इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, कि इसमें प्राइवेट रिमिटेंस को कंसिडर नहीं करा जाता है। बट जो रमेश सिंह की बुक है उसमें लिखा गया है कि जीएनपी में प्राइवेट रिमिटेंस कंसिडर करी जाती है, हालांकि ये नहीं करा जाता है क्योंकि ये एक डायरेक्ट ये ट्रांसफर पेमेंट है, इसमें इससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का बाय नहीं हो रहा है। सो हम पहले तो सारा कंसेप्ट समझते हैं जीएनपी का। तो देखिए, ग्रॉस का मतलब तो अगेन टोटल हो गया, है ना, जैसे वो जीडीपी का टोटल था। नेशनल यहाँ पर चेंज हुआ, नेशनल का मतलब क्या है, ये नेशनैलिटी की बात कर रहा है अब, और रेजिडेंट्स की बात कर रहा है, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स। प्रोडक्ट अगेन सेम है, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले देखिए सिंपल आप डेफिनेशन सुन लो।
ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट्स की बात हो रही है। सो प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड जो कि जनरली 1 साल का ही रहता है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे प्रोड्यूस इट। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि टोटल वैल्यू, जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है 1 साल के अंदर ही जो कंट्री के रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कैच क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे प्रोड्यूस इट, वेदर इनसाइड द कंट्री और अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, हमें जीएनपी के लिए जस्ट यही देखना है कि इंडियंस कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, इनको बाय करा जा रहा है, चाहे वो अब्रॉड है चाहे फिर वो इंडिया में ही है। हमने जस्ट इंडियंस की ही बात करनी है अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल लेके चले। और अगर हमने इंडियंस की ही बात करनी है तो हमारे इंडिया में क्या सिर्फ इंडियंस ही बिजनेस करते हैं? हमारे इंडिया में तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी हैं, है ना। तो इट मीन्स कि अगर हमने सिर्फ इंडियन नेशनल्स को ही देखना है तो हमें इन फॉरेनर्स को हटाना होगा जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए। तो जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जीडीपी, देखिए जीडीपी अगेन, जीडीपी हर किसी में है, तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी है, जीडीपी को आपने सारा समझना है। सो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम, तो मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी थे 4 वो सारे समझा दिए थे, ठीक है। उससे जो भी फैक्टर इनकम आती थी वो बता दिया था, जैसे कि वेजेस एंड ऑल, जो भी सारी फैक्टर इनकम ही है ये। सो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये ओवरऑल फॉर्मूला है जीएनपी का। देखिए फ्रॉम अब्रॉड क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमने जो हमारे इंडियंस हैं वो जस्ट इंडिया में ही नहीं रहते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में भी रहते हैं, वहां पर भी वो बिजनेस करते हैं, है ना। तो जीएनपी क्या है कि किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, कितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जगह पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस वो किसी कंट्री के रेजिडेंट्स होने चाहिए, जैसे कि इंडिया के रेजिडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिक लैंग्वेज में बात करें कि अगर कोई इंडियन कंपनी है वो कार सेल कर रही है किसी और कंट्री में, से यूएसए में सेल कर रही है, बट वो क्या इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा? यस। क्यों काउंट होगा? क्योंकि वो एक इंडियन ही वहां पर बिजनेस चला रहा है कार सेलिंग का। तो हो सकता है वो कुछ अपना इधर इंडिया में भी एक्सचेंज कर रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी कार जो यूएसए में बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो इंडिया में भी सेल कर रहा हो, ठीक है, लेकिन है तो इंडियन ही ना, तो वो जीएनपी में काउंट होगा। ऐसे ही अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से मनी अर्न कर रही है तो उसकी जो इनकम होगी, क्योंकि अब वो फॉरेनर की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है नेशनल, हम इंडियन नेशनल की बात कर रहे हैं अभी अपने लिए, है ना, इंडिया की कंट्री के लिए। तो क्योंकि फॉरेनर जो है उसकी नेशनैलिटी तो इंडियन नहीं है, तो उसकी इनकम को, चाहे वो इंडिया में ही इनकम अर्न कर रहा है, कोई भी फॉरेन एमएनसी, सपोज कोई एमएनसी है ना, इंडिया में अपना बिजनेस चला रही है, इंडिया में इनकम अर्न कर रही है, बट वो इंडिया की जीएनपी में काउंट नहीं होगा क्योंकि उसकी नेशनैलिटी जो है वो इंडियन नहीं है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है नेशनैलिटी का एंड सिटीजनशिप का। वैसे तो मोस्ट ऑफ मतलब स्टूडेंट्स को पता ही होगा, हर किसी को पता ही होता है कि नेशनैलिटी और जो सिटीजनशिप है वो दोनों सेम नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर नेशनैलिटी की बात हो रही है। नेशनैलिटी का मतलब होता है कोई भी एथनिक कनेक्शन किसी कंट्री से, या फिर कोई कल्चरल कनेक्शन, है ना। जैसे इंडियंस की एथनिसिटी अलग होगी, इंडियन का कल्चरल कनेक्शन अलग हो गया। जो सिटीजनशिप होता है वो लीगल स्टेटस की बात करता है, तो ये पॉलिटी का ऑल दो कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर रेजिडेंट्स की बात हो रही है, इंडियन रेजिडेंट्स की बात हो रही है, या फिर इंडियन नेशनैलिटी की बात हो रही है। यूएसए की अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो यूएसए की नेशनैलिटी और उसके रेजिडेंट्स की बात हो रही है, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है। तो अब चलते हैं फॉर्मूला पर। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी जो हम समझ चुके हैं, प्लस अब नया क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम, देखिए नेट की बात करी गई है, तो नेट का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है, फॉरेनर्स की इनकम का। हमने जीडीपी में क्या ऐड करना है कि नेट फैक्टर इनकम इंडियंस की कितनी है। अगर मैं अपनी इंडिया की कंट्री की ही बात एग्जांपल लेके चल रही हूं, तो अगर हमने इंडिया की जीएनपी को कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या होगा, जीडीपी में ऐड करा जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और किसकी इनकम होगी, ये इंडियंस की इनकम होगी। अगर इंडियंस की इनकम को काउंट करना है, कैलकुलेट करना है हमने, और नेट को कैलकुलेट करना है, इट मीन्स के जो फॉरेनर्स ने इंडिया में इनकम अर्न करी है उसको हमने माइनस कर देना है, और जो इंडियंस ने थ्रू आउट द वर्ल्ड इनकम,
उसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास क्या इनकम बच जाएगी, हमारे पास इनकम बच जाएगी जस्ट इंडियंस ने जो अर्न करी है। अब वो कहीं भी अर्न करी हो सकती है, फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है और इंडिया में भी हो सकती है। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो जीएनपी में काउंट होती हैं एंड कुछ चीजें काउंट नहीं होती हैं, जैसे कि प्राइवेट रिमिटेंस। प्राइवेट रिमिटेंस का देखिए मतलब क्या है, यहाँ पर हमने क्या बोला था, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम क्या हो सकती है, इसमें वेजेस हो सकते हैं, इसमें रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, इसमें प्रॉफिट हो सकता है ना। और जो प्राइवेट रिमिटेंस है, देखिए जो एनआरआईज वगैरह होते हैं, है ना, जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, वो कुछ पैसा अपनी होम कंट्री में रिमिट बैक करते हैं, वापस भेजते हैं अपने फैमिली को। अब कोई भी इनकम, जो कोई भी पैसा जो घर भेजा जा रहा है, क्या कहीं पर भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पर देखिए जस्ट एक एनआरआई पर्सन ना अपना पैसा वापस अपनी फैमिली के पास वापस भेज रहा है अपनी कंट्री में, क्या कोई गुड्स एंड सर्विसेज का बाय हो रहा है? नहीं, कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो हमने जीएनपी में क्या बात करी थी, प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का बाय होना चाहिए, ठीक है, खरीद होना चाहिए, सर्विसेज कहीं पर बॉट होनी, खरीदी होनी चाहिए, है ना, बाय करी होनी चाहिए। तो कहीं पर भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एंड जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एंड अगर वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि वो जीएनपी में भी काउंट नहीं होगा। तो यही चीज जो है वो रमेश सिंह के बुक में क्या बता रखा है कि जो प्राइवेट रिमिटेंस है उसको काउंट करा जाएगा, जबकि यहाँ पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एंड अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम प्रोडक्ट में कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने इन नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट वर्ड को समझना है तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना कंपलसरी है, वो चीज होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ पैसा ही वापस भेजा जा रहा है, पैसे का जस्ट ट्रांसफर ही हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो प्राइवेट रिमिटेंस जो होगा वो जीएनपी में काउंट नहीं करा जाएगा। इसके साथ ही आपने ये भी नोट कर लेना है कि जितने भी गिफ्ट्स का एक्सचेंज होगा, ठीक है, जो भी डोनेशंस होंगी, गिफ्ट्स और डोनेशंस को भी अगर कोई कंट्री ने गिफ्ट्स या डोनेशंस दिए हैं वो भी वो भी जीएनपी में काउंट नहीं करे जाएंगे, क्योंकि ये किसकी बात करता है, फैक्टर इनकम की। एंड फैक्टर इनकम में देखिए वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स अगर वेजेस, प्रॉफिट, रेंट्स वगैरह ये सब अर्न नहीं कर रहे हैं अगर, तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होंगे। फैक्टर इनकम का इंक्लूड होना इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए सेकंड इसमें जो ऐड होगा, अब प्राइवेट रिमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशंस, कोई भी ऐसी चीज जो कि वेजेस से रिलेटेड नहीं है, गुड्स सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट कहीं पर भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, रेंट अर्न नहीं हो रहा है, तब तक उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा जीएनपी में। नेक्स्ट जो ऐड होगा जीएनपी में वो है इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन। इंटरेस्ट देखिए आएगा, इसीलिए ये काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम की बात हो रही है। एंड फैक्टर इनकम क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन। ये क्या कहता है, देखिए कोई भी कंट्री जो होगी ना वो अकेला सर्वाइव नहीं करती है, वो किसी ना किसी को लोन देती है या फिर वो लोन लेती है। जो हमारा इंडिया है, देखिए हमारे इंडिया के केस में क्या है कि जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये जो बैलेंस है ना वो इंडिया के लिए, इनफ्लो का मतलब क्या है कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है हमारे इंडिया में। सपोज इंडिया ने किसी कंट्री को लोन दिया है एंड लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो इनकम, माइनस जो भी आउटफ्लो हो रहा है, जो इंडिया इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंडिया अब पे कर रहा है क्योंकि इंडिया ने किसी से लोन लिया है, किसी कंट्री से। इंडिया के केस में देखिए ये हमेशा माइनस में रहता है। माइनस में क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो एक नेट बोरोवर है, पे करने से ज्यादा, लोन देने से ज्यादा हम लोन लेते हैं इंडिया के केस में, तो ये हमारा माइनस में रहता है। ऐसे ही एक्सटर्नल ग्रांट की भी अगर बात करें, इसमें भी तो पैसा देखिए दिया जा रहा है ना। हमारे इंडिया के केस में ना इंडिया को ग्रांट्स बहुत कम मिलती हैं। जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं उनको ज्यादा ग्रांट्स देती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बॉडी होगी, है ना, तो इंडिया ज्यादा ग्रांट ऑफर करता है, तो इंडिया से ज्यादा पैसा जाता है, लेकिन इंडिया में कम ग्रांट्स आती हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव में ही चला जाता है। तो अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले हम, नेट इनकम जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इस फॉर्मूला की बात करें तो हम हमेशा इंडिया के लिए माइनस में हो जाता है, क्योंकि जो इंडिया के पास पैसा आता है वो कम आता है, जो इंडिया से जाएगा पैसा वो हमेशा ज्यादा जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट की बात कर ली हमने, एक्सटर्नल ग्रांट्स की भी बात कर ली, ठीक है। तो अगर
फिर ये प्लस माइनस का अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो हमारे लिए जो जीएनपी का फॉर्मूला है ये बन जाता है जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, तो क्या एनआरआई इसमें काउंट करा जाएगा? एनआरआई को, एनआरआई का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, है ना, जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं बट वो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन जीएनपी में हम क्या देख रहे हैं? रेजिडेंट्स को देख रहे हैं। तो इट मीन्स एनआरआई जो भी, ये सेम प्राइवेट रेमिटेंस की ही बात हो रही है। ये क्या करते हैं? ये पैसा अपनी होम कंट्री में भेजते हैं, तो वो क्या किस में आता है? वो ट्रांसफर पेमेंट में आता है। एंड जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो उसमें कोई भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो इट मीन्स ये जीएनपी का पार्ट नहीं बनेगा, कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। तो जीएनपी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? एक तो देखिए हमें इंडिया की जो अर्निंग हो रही है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की वजह से, देखिए डिफरेंट कंट्रीज में इंडियंस ने अपने बिजनेस चला रखे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारा काम मेन इन्वेस्टमेंट का है। इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज है, इंडिया के सिटीजन्स की क्या स्टैंडर्ड है, वो सारा हमें पता चलता है इस जीएनपी से। देखिए जितने भी कंट्री, अगर किसी कंट्री के सिटीजन्स स्ट्रांग है तो उस कंट्री का डोमेस्टिक ग्रोथ भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज भी ज्यादा आएंगी। हमें पता चलता है कि अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल लेके चलें कि इंडियन कंपनीज और जो इंडियन प्रोफेशनल्स अब्रॉड काम कर रहे हैं उनका रीच कितना ज्यादा है। क्योंकि देखिए अगर इंडियंस का अब्रॉड रीच फॉरेन स्टेज के ऊपर, इंटरनेशनल स्टेज में इंडियंस का रीच ज्यादा होगा, इट मीन्स हमारी इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो भी ज्यादा होगी। तो जो पॉलिसी मेकर्स होंगे वो जीएनपी को भी ट्रैक करेंगे, उनको पता चलेगा कि हमारी नेशनल इनकम का ट्रू पिक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो पॉलिसी बनाएंगे। जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है, डिफरेंट कंट्रीज में जो इंडियन रह रहे हैं, उनका इंडिया की ग्रोथ में क्या कॉम्पिटिशन है ये पता चलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का पता चलेगा मैक्रो लेवल के ऊपर। अगर डायस्पोरा की ही बात करें, देखिए प्राइवेट रेमिटेंस ऑल्दो काउंट नहीं होता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि इंडियंस की ओवरसीज ग्रोथ कितनी है, क्योंकि जितना पैसा वो वापस अपनी कंट्री में रिमिट बैक कर रहे हैं। मोस्टली देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में तो यही होता है ना कि जितने भी फॉरेनर्स अब्रॉड जाकर जितने भी इंडियंस अब्रॉड जाकर काम करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? अपनी कंट्री में, अपनी होम कंट्री में पैसा वापस भेजते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो इंडियंस है ओवरसीज, हमारे इंडिया का कितना ग्रोथ है, हमारे इंडियंस का कैसा ग्रोथ हो रहा है। तो जो जीएनपी है एक वैल्यूएबल मीट्रिक बन जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जैसे कि इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज। फिर हमें ग्लोबल लेवल पर जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है उसका भी पता चलता है। तो काफी एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट है ये। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये क्वांटिटी को भी देखता है और ये क्वालिटी को भी देखता है। क्वांटिटी का आप समझ चुके होंगे, क्योंकि देखिए हमने जैसे जीडीपी की बात करी थी, वहां पर प्रोडक्ट के और गुड्स के सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है ना, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर्स की भी बात हो रही है, क्वांटिटी की भी बात हो रही है। क्वालिटी की बात कैसे हो रही है? क्योंकि जितना देखिए जीएनपी अच्छा होगा उतना ही इट मीन्स कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो नेशनल्स हैं, जो नेशनैलिटी इंडियन नेशनल्स हैं, उतना ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा इनकम आ रहा है ना। पता चलता है कि किसी कंट्री का ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक प्रेजेंस कैसा है ना। जैसे अभी चाइना का कितना ज्यादा ग्लोबल प्रेजेंस है, क्यों? क्योंकि वहां के लोग भी उसी लेवल का ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्री की इंटरनल स्ट्रेंथ भी पता चलती है एंड एक्सटर्नल स्ट्रेंथ भी पता चलती है, उनके सिटीजन्स का भी पता चलता है कि किसी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स का स्टैंडर्ड कैसा है, कि वहां के लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है। इसको भी देखिए मॉस्पी ही रिलीज करती है। एक चीज और है कि अगर जीएनपी एंड जीडीपी का हम रेशो लेते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रॉस हैं, यहाँ पर नेशनल्स की बात हो रही है, यहाँ पर डोमेस्टिक की बात हो रही है, दोनों ही प्रोडक्ट है ना। अगर इस रेशो को लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया को मैक्सिमम इनकम कहाँ से आ रही है। जैसे कि यहाँ पर अगर मार्च 2025 की बात करें तो यहाँ पर जीएनपी टू जीडीपी रेशो 42 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जो इस रेशो के ज्यादा होने का मतलब क्या था कि जो इंडिया की जो मेन इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो अब्रॉड से आ रही है। जो अब्रॉड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, जो ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटीज हो रही हैं, और जो इंडियंस की इन्वेस्टमेंट हो रही है अब्रॉड, जो इंडियंस अब्रॉड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मैक्सिमम हमारे पास इनकम आ रही है वो अब्रॉड से ही आ रही है। तो ये डाटा है। और देखिए सबसे पहले जो मेन ऑर्डर दिया गया है इसको भी आप याद रख सकते हो कि जो यूएसए है उसका जीएनपी सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद है देखिए चाइना का, देन जापान, देन जर्मनी, एंड फिर आता है हमारा इंडिया। तो देखिए जीएनपी के केस में इंडिया अभी 5th नंबर पर है, तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो। तो इसका देखिए ये भी पता चलता है ना कि किस कंट्री के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो ग्लोबल लेवल पर रीच है वो कैसा है। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हो इसी ही एक लाइन से। अब नेक्स्ट जो है, अगर आपको
जीएनपी समझ आ गया है, इट मीन्स वो एनएनपी, जैसे वो डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्योंकि उसमें हमने नेट देखना है, तो वो अब सिंपल सा ही है। एनडीपी के जैसे ये अब क्या है, एनएनपी है, यहाँ पर नेट की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, नेशनल्स, क्योंकि यहाँ पर हम रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट अगेन सेम है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो नेट क्या होगा, टोटल वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, जैसा कि एनडीपी के केस में था, वहां पर भी हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करा था, क्योंकि प्रोडक्शन बेस है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें वेयर एंड टेयर आएगा, तो उसको रिपेयर करने में कॉस्ट जाएगा, वो कॉस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। अब किससे माइनस करेंगे हम, जीएनपी में, जीएनपी से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेजिडेंट्स की बात हो रही है। रेजिडेंट्स के थ्रू हमारे पास कितनी इनकम आ रही है, नेशनल्स के थ्रू हमारे पास कितनी इनकम आ रही है, उसकी बात करें। यहाँ पर बाउंड्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, तो ये भी अब एनडीपी के जैसे ही ट्रू पिक्चर बताएगा इनकम की, बट ये ट्रू पिक्चर किसकी होगी, ये होगी सिटीजन्स की, कंट्री के नेशनल्स की बात होगी, उनका वेलबींग बताने की। अगर उनका हमने ट्रू लिविंग स्टैंडर्ड समझना है किसी कंट्री के सिटीजन्स का, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट को समझना होगा। अच्छा, इसी के साथ ही देखिए एक कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम का। अगर हमारे पास एक कंट्री के सिटीजन्स का उनके पास जितनी भी ट्रू इनकम है उसका पिक्चर आ चुका है, तो अब हमने पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब कि हर एक पर्सन के पास, किसी कंट्री के एक पर्सन के पास एवरेज इनकम देखना। अगर हमने ये तो हम ये जो एनडीपी जीएनपी यहाँ पर तो टोटल इनकम देखी जा रही थी ना, और जो नेट था उसमें से हमने डेप्रिसिएशन हटाकर नेट कैलकुलेट कर लिया था। अब जो पर कैपिटा है, पर देखिए, पर मतलब कि एक पर्सन, यहाँ पर अभी एक पर्सन की इनकम की बात हो रही है, तो ये कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, जो कंट्री की ट्रू इनकम है, और ट्रू इनकम जो किसी सिटीजन के पास है वो कौन बताता है, एनएनपी, और उसको अगर हमने एक पर्सन का पता करना है तो कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एक पर्सन का आ जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम क्या कहता है कि एवरेज इनकम earned by each person in a country during a specific period. Again, this specific period usually is 1 year. तो इसको कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, एनएनपी को और जो नेट नेशनल इनकम होता है, जिसको इसको हम नेशनल इनकम भी जस्ट बोल देते हैं, कैपिटल में इसको लिखते हैं, इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाएगा। पर कैपिटा इनकम की वैल्यू क्या है, इससे एक तो हमें पता चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, दूसरा हमें पता चलेगा लिविंग स्टैंडर्ड का, थर्ड हमें पता चलेगा डिस्पैरिटीज का। ये तो आपको समझ आ चुका होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एंड लिविंग स्टैंडर्ड का भी। अगर किसी कंट्री के सिटीजन का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इट मीन्स लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है ना। अब डिस्पैरिटी का कैसे पता चलेगा, देखिए अगर हम इंडिया में बात करें डिफरेंट स्टेट्स की, तो हर एक स्टेट का जो ग्रोथ है, अब देखिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट का जो ग्रोथ है ना वो सेम नहीं है। आपको कुछ स्टेट्स का नाम याद रखना है, जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट्स हैं इंडिया की, वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। स्पेशली अगर आप सदर्न स्टेट्स की बात करो, मैक्सिमम वैसे अगर आपको स्टेट्स का नाम याद भी नहीं रहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है, महाराष्ट्र को छोड़कर जितनी भी सदर्न स्टेट्स होती हैं इंडिया की, वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है ज्यादा रहता है। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो हर एक जगह पर सेम नहीं है, रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। इट मीन कुछ जो स्टेट्स हैं वो लो इनकम स्टेट्स हैं, तो अगर हमें ये पता चल गया कि कुछ स्टेट्स लो इनकम में आती हैं, तो हम उनको इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए उनके लिए काम कर सकते हैं, है ना। उन स्टेट्स को भी अगर उन स्टेट्स में भी अगर हमने ग्रोथ लेके आनी है तो उन स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो फोकस्ड पॉलिसीज होती हैं वो बना सकते हैं। तो ये चीजें पता चलती हैं हमें पर कैपिटा इनकम से। एक फोरकास्ट है जो आप प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस में भी यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी याद रख सकते हो, कि एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इसने एक रिपोर्ट दी थी 2023 में, जून 2023 में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है बाय 2030 ये 70%, नियरली 70% जो है ये ग्रो कर जाएगी पर कैपिटा इनकम। इट मीन्स जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़िया होगा, वो भी ग्रो करेगा। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो एक इंडिकेटर है, अगर किसी कंट्री के सिटीजन का इकोनॉमिक वेलबींग हमें देखना है, हमें लिविंग स्टैंडर्ड देखना है, रीजनल डिस्पैरिटीज को देखना है। देखिए जो सारे मैं वर्ड्स बोल रही हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में एज इट इज यूज कर सकते हो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनकम इन इक्वालिटी देख सकते हो आप पर कैपिटा इनकम से। देखिए अगर हमें पर पर्सन का इनकम पता चल रहा है तो ऑब्वियसली हम क्या देख सकते हैं कि हर एक इंसान में इनकम इन इक्वालिटी कितनी है, कितनी ज्यादा इन इक्वालिटी है इनकम में। हम कहते हैं ना कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो 1% लोग हैं, वो मैक्सिमम इनकम अपने पास होल्ड करके रखते हैं इंडिया की, है ना। तो हमें पता चलता है, ये डिफरेंस पता चलता है। हम
पॉवर्टी को एनालाइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे करना है, कुछ फोकस्ड एरिया के ऊपर ध्यान देके, कुछ स्टेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर हम इक्वल लेवल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अपने इंडिया के लिए कर सकते हैं।